सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के मानवर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम आपके समक्ष मानवर संदेश के तहत मानवर कांशीराम साहब के संगठन सिद्धांत एवं सूत्रों की बात कर रहे हैं। और ये बुक हमारे हाथ में है, आप देख पा रहे हैं। रजनीकांत इंदिरा जी के लेखन में लिखी गई बुक हमारे हाथ में है। और इसी बुक के पेज नंबर आज हम बात करेंगे सम्मानित साथियों 23, पेज नंबर 23 पर जो मानवर कांशीराम साहब ने, जिनकी पूर्ण तिथि 9 अक्टूबर को होती है और इस समय 9 अक्टूबर की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो सम्मानित साथियों, हमने विचार किया क्यों ना मानवर कांशीराम साहब के विचारों को, उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जाए और एक सार्थक प्रयास किया जाए। उसी प्रयास के तहत हमने कल के मानवर साहब के संदेश में हमने आपको बताया था कि मानवर साहब के 5 सिद्धांत थे उनके कार्य करने की, और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया वो 5 सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया। 5 सिद्धांतों को सबसे पहले शोध किया, खोजा और इसके बाद उनका पालन किया। मेरे साथियों, पहला सिद्धांत था समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा। ये सिद्धांत है मानवर कांशीराम साहब का। हम आपको बता दें, इस संबंध में प्रोफेसर विवेक कुमार जैक्स देरिडा के विध्वंस के सिद्धांत को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझाते हुए लिखते हैं कि हमें भारतीय समाज को बदलने के लिए सवर्ण अर्थात द्विज के केंद्र को खंडित कर दलितों शोषितों के नवीन केंद्र गढ़ने होंगे। दलितों का लेखक द्विज ब्राह्मणों के इस केंद्र को खंडित करता है। आगे प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं कि विध्वंस 2 धारी तलवार है, क्योंकि हम उन्हीं केंद्रों का संदर्भ लेते हैं जिन केंद्रों को विध्वंस या खंडित करना चाहते हैं। अतः हम देखते हैं कि बार बार दलित लेखक भगवान, ब्राह्मण, वेद, पुराण आदि का अपने लेखों में संज्ञान लेते हैं और ये सबके हिंदू समाज के केंद्र हैं, परंतु दलित लेखक इन केंद्रों को खंडित करने हेतु ही उनका संदर्भ लेते हैं, न कि उनकी महिमा मंडित करने हेतु और न ही उनके वर्चस्व का बखान करने के लिए। यही डिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है और इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जब हम किसी बुराई वाली व्यवस्था यानी कि जातिवादी, विषमतावादी, वर्णवादी को नष्ट कर नवीन समतामूलक समाज का सृजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले विषमतावादी मौजूदा व्यवस्था को समझना पड़ता है। मौजूदा जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था और इसके जीवन के हर पहलू पर पड़ने वाले असर के मद्देनजर मानवर साहब भी अपने शोध से स्थापित करते हैं कि समाज में कोई कार्य शुरू करने से पहले इसके हर आयाम को समझना होगा। जाति आधारित व्यवस्था को नष्ट करने के लिए समाज की मौजूदा विषमतावादी व्यवस्था व लोगों की मंशा की जानकारी आवश्यक होती है। इसलिए साहब कहते हैं कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो जैक्स देरिडा के विध्वंस का सिद्धांत मानवर साहब के पहले सिद्धांत समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा का समर्थन करता है। सामान्य साथियों, आज के मानवर साहब के संदेश में हम इन सिद्धांतों का विस्तार से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, विस्तार से विवरण दे रहे हैं। और पहला सिद्धांत, जैसा कि आपने देखा, समाज को बदलने के लिए सबसे पहले समाज को समझना पड़ता है। और यदि आप भी चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, तो इसके लिए आपको समाज के बीच जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, लोगों को समझना पड़ेगा। सामान्य साथियों, इसी को समझने के लिए हम आपको बता दें, आवाज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन लगातार आवाज का चलो गांव की ओर इस तरह का कार्यक्रम समाज के बीच जाकर लगातार चला रहा है और समाज को समझने का प्रयास कर रहा है। ये आवाज का की बहुआयामी परियोजना है और जिस पर पूरी राष्ट्रीय टीम, विभिन्न जनपदों की टीम लगातार कार्य कर रही है। मानवर कांशीराम साहब ने जो दूसरा सिद्धांत दिया वो जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि जैसे लोग होते हैं उनको वैसा ही नेतृत्व मिल जाता है। तो ये यहाँ पर मानवर कांशीराम साहब ने जो द्वितीय सिद्धांत दिया, मेरे साथियों, ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें मानवर कांशीराम साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि एक जाने माने मुहावरे का प्रयोग करें तो हिंदुओं के नज़रिए से संयुक्त निर्वाचक मंडल एक राटन बरो है, जिसमें हिंदुओं को एक अछूत के नामांकन का अधिकार मिलता है जो नाम मात्र को अछूतों का प्रतिनिधि होता है, किंतु वास्तव में ये हिंदुओं का औजार होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही देश के हर तबके को लोकतंत्र में हिस्सेदारी का प्रावधान संविधान में शामिल कर लिया गया।
पृथक निर्वाचन का अधिकार मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा आमरण अनशन करके छीन लिए जाने के बाद, मतलब कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उनकी संख्या के अनुपात में लोकसभा व विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। परंतु इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इन सुरक्षित सीटों पर चुने जाने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग अपने समाज की नुमाइंदगी करने के बजाय मनुवादी राजनीतिक दलों के लिए औजार बन गए। इस तरह से भारत में परतंत्र राजनीति का एक सिलसिला शुरू हो गया है। माननीय कांशीराम साहब इस परतंत्र राजनीति और चमचा युग के जन्म के संदर्भ में कहते हैं। सामान्य साथी, यहाँ पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात यहाँ क्लियर कर दें। यहाँ लिखा है पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप देश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उनकी संख्या के अनुपात में लोकसभा व विधानसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो हम आपको बता दें, ये पूना पैक्ट के बाद सुनिश्चित नहीं किया गया, ये गोलमेज सम्मेलन में सुनिश्चित कर दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब पहुंचते हैं तो राजनीतिक सत्ता में अपनी यानी कि दलितों की भागीदारी की बात करते हैं, उचित अनुपात की बात करते हैं, उचित प्रतिनिधित्व की डिमांड करते हैं मेरे साथियों। और बाबा साहब कहते हैं कि भारत की आज़ादी हमें सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पे चाहिए कि जब दलितों को अधिकार मिलेगा। एक बड़ी जनसंख्या दलितों की भारत देश में है, एक मतलब 5वां हिस्सा दलितों का है और उनके साथ सदियों से छुआछूत, जातिवाद, शोषण, अत्याचार होता रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता के द्वारा, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के द्वारा ही उस समस्या को दूर किया जा सकता है। और बाबा साहब 8 बिंदुओं का ज्ञापन देते हैं जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और साथ ही साथ राजनीतिक राजनीति के क्षेत्र में भी आरक्षण की बात कही गई है। तो ऐसे में सम्मानित साथियों, बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन से जो अधिकार लेकर आए थे उन अधिकारों में से कुछ अधिकारों को यहाँ पर छीनने का कार्य किया, दोहरा मताधिकार छीनने का कार्य किया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को महात्मा गांधी के आमरण अनशन के द्वारा यानी पूना पैक्ट के जरिए छीन लिया गया। यानी कि हमें हमारे दलित वर्गों को जो अधिकार मिले वो ऑलरेडी गोलमेज सम्मेलन से मिल चुके थे। यदि पूना पैक्ट ना होता, महात्मा गांधी आमरण अनशन न करते, तो ऐसे में 2 अधिकार एक्स्ट्रा हमारे पास और होते, वो दोहरा मताधिकार होता और साथ ही साथ पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमें मिल चुका था। तो सामान्य साथी, यहाँ पर ये बात का हम कड़ा विरोध करते हैं इस किताब में जो ये लिखा हुआ है। और इसको अगर आप जानना चाहते हैं, हमारी बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 जिसमें लिखा है डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में, इसको भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ खंड 16 कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, वहां पर भी इसे वर्णित किया गया है। अब आगे भाषा कहते हैं, इस तरह से भारत में परतंत्र राजनीति का एक सिलसिला शुरू हो गया। माननीय कांशीराम साहब इस परतंत्र राजनीति और चमचा युग के जन्म के संदर्भ में कहते हैं कि 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता दलित वर्गों पर थोप दिया गया। इसके साथ ही चमचा युग शुरू हो गया। माननीय साहब ने अपने चमचा युग किताब में ये बात लिखा है, बहुजन समाज के तमाम संगठन किस कदर बिक गए और बिक कर कैसे बहुजन समाज के स्वतंत्र आंदोलन की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं, इसका जिक्र करते हुए माननीय कांशीराम साहब 24 सितंबर 1982 को धिक्कार दिवस कार्यक्रम के दौरान पुणे में कहते हैं कि मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि पुलिस हमारे समारोह को तहस नहस करने की कोशिश कर रही है, परंतु जब वे असफल रहे तो उन्होंने पैंथर भेजे। मैं सब पैंथर्स को अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनके उदय और गिरावट का साक्षी हूं। जब वो भूखे होते थे तब मैं उन्हें खाना खिलाता था, उन्हें जब आवश्यकता होती थी उनकी मदद की, परंतु वह सब भूल गए। इसके साथ ही इन चमचे बने पैंथर्स को चेतावनी देते हुए माननीय साहब कहते हैं कि अनावश्यक रूप से हम आपके सामने नहीं आना चाहते, परंतु यदि हमें बाध्य किया गया तो हम उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये पैंथर्स देखते देखते कैसे बहुजन समाज के चमचे बन गए, इसका जिक्र करते हुए माननीय साहब कहते हैं कि कैसे ये पैंथर एम जोशी, NJ गोरे, ये डांगे और संभाजी काकड़े के हाथों में चमचे बने हुए हैं। इस तरह से आरंभ में RPI के नेताओं की बामसेब द्वारा मदद की गई और जब उन्होंने चमचागिरी शुरू कर दी तो उनका साथ छोड़ दिया गया।
मानवर साहब कहते हैं कि जैसे लोग होते हैं उन्हें वैसा ही नेता मिल जाता है। उपरोक्त कहावत पर सोचते हैं तो देखते हैं कि हमारे समाज को बिकने वाले नेता ही मिले हैं। वह इसलिए कि हमारे लोग बिकने वाले हैं। जब तक हमारा समाज बिकने वाला समाज रहेगा तब तक हमें बिकने वाले नेता ही मिलेंगे। कम्युनिस्टों के एक जुलूस में देखा कि लोग 130 के स्थान पर गेहूं का भाव 160 की मांग कर रहे थे। ये सब वही लोग थे जिन्हें गेहूं खाने को नसीब नहीं होता। उनसे पूछा कि तुम्हारे पास बेचने के लिए कितना गेहूं है। जिससे भी पूछा सबने बताया कि उनके पास तो खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। उन्हें जुलूस में आने का कारण पूछा तो बताया कि हमें 10-10 रुपए देकर यहाँ लाया गया है। 17 मार्च 1983 को जैतपुर गांव मथुरा में बोलते हुए माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि हमारे बहुत से लोगों की नेता लोगों को दोष देने की आदत है। मेरा विचार भिन्न है, क्योंकि जैसा समाज होता है उसे वैसे ही नेता मिल जाते हैं। अगर हमारे नेता बिकने वाले हैं तो हमारा समाज ही बिकने वाला है। अतः अगर एक नेता बिकता है तो समाज को दूसरा नेता पैदा करना चाहिए। ये तभी संभव है जब हमारा समाज न बिकने वाला हो। इसके लिए हमारे समाज को अपने स्वयं के साधनों पर ही निर्भर करना चाहिए। हमारा मुख्य कार्य अपने समाज की बिकने की आदत को दूर करना है और अपने साधन स्वयं पैदा करने हैं। समझ सकते हैं, ये बात माननीय साहब 17 मार्च 1983 को जैतपुर गांव मथुरा में बोलते हैं कि हमारे जैसे नेता होते हैं, जैसे लोग होते हैं वैसा ही उनको नेता मिल जाता है। तब मानवर साहब कहते हैं कि स्वयं के साधनों एवं स्वयं के दिमाग के बिना हम बाबा साहब की कारवा को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई अगर साधन देगा तो अपने अनुसार काम चाहेगा और उसका भला इसमें है कि बाबा साहब का कारवा आगे नहीं बढ़े। इसलिए मैंने आप लोगों को इस मिशन की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना जरूरी समझा। और जो लोग समझते हैं कि जिनकी तमन्ना कुछ करने की है उनको आगे आकर कार्य करना चाहिए तथा सहयोग देना चाहिए। 11 मार्च 1984 को आगरा में देशव्यापी समता एवं स्वाभिमान की स्थापना के लिए संघर्ष के जन चेतना का आंदोलन, जो कि 6 दिसंबर 1983 से कन्याकुमारी से आरंभ हुआ था, में बोलते हुए माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि पहले के नेता बिक गए थे और इस प्रकार कांशीराम और उनके कार्यकर्ता भी बिक जाएंगे, तब क्या होगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि जो ये नहीं चाहते हैं कि उनके नेता न बिके, तब उन्हें चाहिए कि वह न बिकने वाले नेता पैदा करें। और न बिकने वाला नेता पैदा करना है तो इसके लिए न बिकने वाला समाज ही बनाना होगा। ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है और हम सभी की पूरी जिम्मेदारी है कि संकल्प को पूरा करें। हम समाज के लोग ये निश्चय कर लें कि हमें किसी भी हालत में नहीं बिकना है, चाहे कुछ भी हो। बहुजन समाज को अपने अंदर न बिकने की आदत विकसित करने की प्रेरणा देते हुए 15 नवंबर 1990 को बिल्हौर कानपुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि पीपल गेट द लीडरशिप विच दे डिजर्व। इसका मतलब है जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनको नेता भी मिल जाते हैं। यानी बिकने वाले समाज को बिकाऊ नेता भी मिल जाते हैं। बिकने वाले समाज को बिकाऊ नेता भी मिल जाते हैं। इसलिए हमें अपनी आदत बदलनी होगी। मैंने तो देश के कोने कोने में 4200 किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर बहुजन समाज को अपनी बिगड़ी सुधारने के लिए अपने समाज को न बिकने वाला समाज बनाने का संदेश दिया है। हमें अपनी आदत बदलनी होगी और अगर हमें इस देश का शासक बनना है तो शासक जातियों जैसी आदत बनानी होगी। तो मेरे साथियों, इस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने बिल्हौर कानपुर, और हम आपको बता दें हम कन्नौज से इस समय रिकॉर्ड कर रहे इस माननीय साहब के संदेश को। तो यहाँ से बिल्हौर मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे लिए ये गौरवान्वित होने का क्षण है कि इतना नज़दीकी स्थिति में माननीय साहब ने ये क्रांतिकारी भाषण दिया था। और इससे पहले हमने आपको बताया जैतपुर मथुरा में भी माननीय साहब ने ऐसी ही बातें कही थी कि हमें बिकने वाला समाज नहीं बनाना है बल्कि न बिकने वाला समाज बनाना है। तो एक बार पुनः यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातों के साथ
हमें ये आज के इस मान्यवर साहब के संदेश का जो प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। सामान्य साथियों, आपको ये बताना है कि मान्यवर साहब ने अपने स्पीच में जिक्र किया है कि उन्होंने जो साइकिल चलाकर समाज को संदेश देने का कार्य किया है, वो कितने किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाई, जो अपने इस स्पीच में कहते हैं। तो आपको वही आंकड़ा यहाँ पे बताना है। आपने ध्यान से सुना है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। आज के मान्यवर साहब संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। हमारा विशेष निवेदन आपसे है कि जो साथी इस समय 9 अक्टूबर मान्यवर साहब की पूर्ण तिथि की तैयारी में लगे हुए हैं, उन तक ये संदेश जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि वो जाने, कम से कम मान्यवर साहब के बारे में जाने कि आखिर मान्यवर साहब का जो सिद्धांत थे वो क्या थे। आज हमने मान्यवर साहब के 5 सिद्धांतों में से 2 सिद्धांतों का विश्लेषण किया है और इस किताब के माध्यम से किया है मेरे साथियों। तो ऐसे में इस संदेश को, मान्यवर साहब के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना आपकी भी तो महती जिम्मेदारी है। हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।